हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हो। जैसा कि आप सभी जानते हो, आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा जो आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में टेबल 1.2 विभिन्न प्रकार के ठोस। इस सारणी या टेबल 1.2 में स्फटिक ठोस कितने प्रकार का होता है। स्फटिक ठोस को क्रिस्टलाइन ठोस भी बोलते हैं। यह कितने तरह का होता है, इस लेक्चर में यही आपको सीखना है। जैसा कि आप लोग ये टेबल देख रहे हो 1.2, तो 4 तरह के स्फटिक ठोस होते हैं। क्रिस्टलाइन ठोस या स्फटिक ठोस कितने प्रकार के? 4। फर्स्ट कौन सा है? आणविक ठोस। आणविक ठोस को वापस 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है अध्रुवीय, सेकंड है ध्रुवीय और थर्ड है हाइड्रोजन आबंधित। नेक्स्ट जो है आपका सेकंड, आयनिक ठोस। थर्ड आपका है धात्विक ठोस और लास्ट एंड फोर्थ आपका है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। अब हम प्रत्येक ठोस के विषय में आपको सिखाएंगे कि किसके क्या गुणधर्म और कौन सा आकर्षण बल और उनके कौन कौन से घटक कण हैं, उसको हम आपको सिखाएंगे। जैसा कि आप टेबल में देख रहे हो, जो आपका आणवीय ठोस है 3 तरह से डिवाइड है: अध्रुवीय, ध्रुवीय, हाइड्रोजन आबंधित। तो ये ठोस जिन अवयवी या घटक कण आप बोल सकते हो, जिस घटक कण के बने होते हैं, अवयव मीन्स घटक, वे सब के सब अणु के बने होते हैं, जिसको आप इंग्लिश में मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि आणविक ठोस जितने भी प्रकार का होता है, सब के सब किसके द्वारा बने हुए हैं? अणुओं के द्वारा। अब इसमें आपको वापस फिर देखना है कि जो आणविक ठोस हैं, इनके अणुओं के मध्य कौन सा आकर्षण बल उपस्थित है। तो जो आपका अध्रुवीय आणविक ठोस है, यहाँ देखिए, इसमें जो आकर्षण बल होता है इनके अणुओं के बीच, उस बल का नाम है परिक्षेपण अथवा लंदन बल। इस आणविक ठोस के अणुओं के मध्य कौन सा बंधन है, कौन सा आकर्षण बल है? परिक्षेपण अथवा लंदन बल। जो आपका सेकंड है ध्रुवीय आणविक ठोस, इनके अणुओं के बीच जो बल पाया जाता है अथवा जिस आकर्षण बल के द्वारा ये बंधे होते हैं, उसको बोलते हैं द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल। और जो तीसरे प्रकार का आणविक ठोस है हाइड्रोजन आबंधित, उनके अणुओं के बीच जो भी आकर्षण बल है वो है हाइड्रोजन आबंध। किस आबंध के द्वारा ये बना है? इनके अणु आपस में बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन आबंध।
इनके आप के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे अध्रुवी ठोस के एग्जाम्पल्स आर्गन है, CCl4 है, H2 है, I2 है, CO2 है। तो ध्रुवी वाले जो हैं इसमें दो ही एग्जाम्पल है, HCl और SO2 है, और हाइड्रोजन वाले में एक ही एग्जाम्पल है, H2O है। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने होंगे। ये जो है कॉलम इनकी भौतिक प्रकृति, ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक तरह से अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। नेक्स्ट में आपका आता है गलनांक, ये भी अपने लिए उतना खास नहीं है, बट आपका ये जो है बराबर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आणविक ठोस में ये जितने भी प्रकार का होता, चाहे अध्रुवी हो, चाहे ये ध्रुवीय आणविक ठोस हो, चाहे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस हो, सब के सब क्या हैं, विद्युत के कुचालक हैं। विद्युत रोधी का मतलब कि इनके यानी इस ठोस के अंदर से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं ये विद्युत रोधी अथवा विद्युत के अचालक होते हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आणविक ठोस में अपने को क्या क्या अध्ययन करना था, और मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम दूसरे की बात करते हैं, जो अपना है जिसको बोलते हैं आयनिक ठोस। नेक्स्ट क्या है, आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस में जो घटक कण होते हैं वे क्या हैं, आयन हैं, और इनके आयनों के बीच कौन से बल हैं जो इनको बांध करके रखते हैं और आयनिक ठोस बनाते हैं। तो इनके घटक कणों के बीच कूलामी अथवा स्थिर वैद्युत बल है। इस तरह का बल इनके आयनों को बांध करके आयनिक ठोस का निर्माण करता है। एग्जाम्पल्स कौन हैं आप देख ही रहे हो, इसको आपको याद रखना है। NaCl है, MgO है, ZnS है, CaF2 है, और यहाँ पर इनके विद्युत चालकता या विद्युतीय स्वभाव, ये मैंने आपको बताया कि अनइम्पॉर्टेंट है, उतना खास नहीं है एग्ज़ाम के लिए, बट ये आपको ध्यान में रखना है कि आयनिक ठोस में जो है, अभी आपने आणविक वाले में देखा था वो कुचालक हैं, लेकिन आयनिक ठोस जो होते हैं इनमें से हो कर के विद्युत प्रवाहित हो सकती है, लेकिन कंडीशन है, यदि आयनिक ठोस जो है गलित अवस्था में हो अथवा जलीय विलयन में। जैसे नमक है, आपका नमक, आप खाने वाला नमक आप जानते हो, NaCl जिसका फार्मूला है, जिसको इंग्लिश में कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। तो अगर आप इसको पानी में डिजॉल्व कर दोगे NaCl तो हो जाएगा जलीय विलयन, और इसमें से विद्युत प्रवाहित इजली आप जानते होती ही है। अगर ये नमक को गलित माने मेल्ट कर दीजिए, पिघला दीजिए, तो पिघलित अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में भी इसमें से विद्युत प्रवाहित होगी। लेकिन यदि आपका नमक ठोस अवस्था में है तो उसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। यहाँ ध्यान देने योग्य है विद्यार्थियों, हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे NaCl खाने वाला नमक आप जानते हो, इसकी 3 अवस्था संभव है। ये ठोस अवस्था में रहे, जैसे नमक आप देखते हो, दूसरी अवस्था इसको मेल्ट कर दीजिए, पिघला दीजिए, और तीसरी अवस्था इसको पानी में घोल दीजिए। पानी में घोलोगे तो इसमें से विद्युत प्रवाहित होगी, इसको पिघलाओगे तो भी इसमें से विद्युत प्रवाहित होगी, और यदि इसको ठोस अवस्था में रखे हो और उसमें से विद्युत प्रवाहित करोगे तो विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। थर्ड आपको हम बताएंगे धात्विक ठोस। धात्विक ठोस के जो घटक कण हैं, अवयवी कण हैं, इतना लंबा आपको याद रखना नहीं है। आपको
याद रखना है, धात्विक ठोस में जो घटक कण होते हैं उनको आप धात्विक परमाणु क्या बोलोगे? घटक कण धात्विक क्या बोलोगे? धात्विक। इतना बड़ा नहीं याद रखना है। धात्विक अणु घटक कण जो होंगे धात्विक अणु, यही याद रखना है। चूंकि धात्विक ठोस है तो इसमें किसके अणु होंगे? धातुओं के अणु होंगे। अतः घटक कण क्या बोलेंगे हम? धात्विक अणु बोलेंगे, सीधा सिंपल बोलेंगे। इतना अपने को कॉम्प्लिकेटेड ध्यान में रखना नहीं है। नेक्स्ट आपको हम आबंध कौन सा होगा? चूंकि धातुओं के अण इनके घटक कण हैं, इसलिए धातुओं के बीच जो आबंध होता है उसे हम धात्विक आबंध कहते हैं। अर्थात इस ठोस में जो धातुओं के अणुओं के घटक कणों को आपस में बांध करके रखता है, आकर्षित करके रखता है, उस बल को धात्विक आबंध कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख लिए, आयरन माने लोहा आपका धातु है, कॉपर आपका धातु है, सिल्वर आपका धातु है, मैग्नीशियम आपका धातु है, सभी धातुएं जितने भी मेटल्स हैं तो उनके घटक कण क्या होंगे? उसी धातुओं के अणु होंगे। उनमें जो आबंध होगा वो धात्विक आबंध होगा, वही उनके बीच बल होगा, आकर्षण बल जिसको बोलोगे। और ये एग्जाम्पल हो गए। ये मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड उतना खास नहीं है, बट ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें से होकर के विद्युत प्रवाहित होता है कि नहीं होता है। जैसा मैंने सबसे ऊपर आणविक ठोस में बताया कि वहाँ नहीं होता है। दूसरे में हमने आपको बताया जो आयनिक ठोस है उसमें जो है 3 अवस्था है। ठोस अवस्था है, गलित अवस्था है जिसमें वो पिघला हुआ होता है, और तीसरी अवस्था होती है जलीय अवस्था। तो जलीय और गलित अवस्था में जो पिघला होता है तो उन दोनों अवस्थाओं में उसमें से विद्युत प्रवाहित होती है, लेकिन जब वो अपने ठोस अवस्था में होता है तो उसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। सेम वैसे यहाँ भी कंडीशन है। धात्विक ठोस के केस में आप देख रहे हो कि अगर धातुएं ठोस अवस्था में होगी तो इसमें से होकर विद्युत प्रवाहित होगी। यदि धातुएं अपनी पिघलित अवस्था में होगी, पिघली हुई अवस्था में होगी, तो भी इसमें से विद्युत प्रवाहित होगी। 2 कंडीशन में होगी, 2 अवस्थाओं में होगी तो इसमें से विद्युत प्रवाहित होगी। ठोस अवस्था एवं गलित अवस्था माने पिघली हुई अवस्था। ठोस आप जैसे धातु आप देख ही रहे हो, आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, इनको तो आप पानी में डिजॉल्व कर नहीं सकते, घोल नहीं सकते, इसलिए यहाँ जलीय विलयन की कोई मीनिंग नहीं निकल कर आती धात्विक ठोस के केस में। इसलिए 2 ही पोजीशन निकल करके आती है कि धातुएं अगर ठोस अवस्था में होगी तो विद्युत का जो है संचालन करेंगी कि नहीं करेंगी? संचालन होगा, प्रवाहित होगी। अगर ये पिघलित अवस्था में है तो भी इसमें से विद्युत प्रवाहित होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये तीसरा भी सीख गए होंगे। लास्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ सहसंयोजक आबंध अथवा नेटवर्क ठोस। इस प्रकार के ठोस में अथवा ये ठोस जो है किन घटक कणों का बना होता है? परमाणुओं का बना होता है। तो आपने जैसा देखा, फर्स्ट में हमने बताया कि सबके घटक कण अणु हैं, दूसरे के आयन हैं, तीसरे के धातुओं के अणु हैं, और लास्ट वाले के परमाणु घटक कण होता है। सब में आपने फोर्स देखा, इसमें भी फोर्स है। कौन सा? सहसंयोजक आबंध। इनके घटक कणों को कौन बांध करके रखता है? सहसंयोजक आबंध। अथवा आप ऐसा कह सकते हो कि सहसंयोजक ठोस में अथवा नेटवर्क ठोस में कौन सा आकर्षण बल होता है? सहसंयोजक आबंध प्रकार का होता है।
जैसा इसमें आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। इसके एग्जाम्पल एग्जाम के लिए बड़े ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पहला है क्वार्टज SiO2 जिसका फार्मूला है, दूसरा है SiC, इसको सिलिकॉन कार्बाइड या कार्बोरेंडम भी बोलते हैं। कार्बन जैसे आपका डायमंड है, और ये कार्बन आपका ग्रेफाइट के फॉर्म भी होता है। और एक एग्जाम्पल है AlIn मतलब एल्युमिनियम नाइट्राइड। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अभी आपको मैंने और ऊपर सारे एग्जाम्पल्स को बताया कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चौथे प्रकार के ठोस के एग्जाम्पल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम के लिए इनका जो विद्युतीय स्वभाव है सबके सब का इम्पोर्टेंट है। अब आप इसमें देखिए, मैंने इसका बताया था कि इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं कोई ख़ास। अब आते हैं इसके विद्युतीय स्वभाव पर। तो सहसंयोजक ठोस में केवल ग्रेफाइट एक अपवाद है। क्या है? अपवाद है। ये विद्युत का चालक है। बाकी जितने भी सहसंयोजक ठोस होते हैं सब कुचालक हैं, विद्युत के कुचालक। क्लियर, आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि सहसंयोजक ठोस के केस में केवल एक ऐसा एग्जाम्पल ग्रेफाइट है जो विद्युत का चालक है, कंडक्टर है, इसमें से विद्युत होकर प्रवाहित होती है। इसको छोड़कर जितने भी सहसंयोजक ठोस हैं सब के सब विद्युत के कुचालक हैं, विद्युत रोधी हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये पूरा टेबल आप सीख गए होंगे, और आपको अब हम होमवर्क बता रहे हैं। कौन सा होमवर्क आपको करना है? आप अपने इसी बुक में टेबल के जस्ट नीचे एग्ज़ाम ये जो पाठ निहित प्रश्न है 1.6, 1.7, 1.8 एंड 1.9, ये 4 के 4 क्वेश्चंस जो हैं आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। और एक टेबल और है जिसके नीचे एक क्वेश्चन वहाँ पर भी है जो आप अपने होमवर्क में शामिल करेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पर है, इस क्वेश्चन को भी आप क्वेश्चन नंबर 1.3, इसमें से ओनली एक 1.3 ये क्वेश्चन, और वहाँ पर जितना मैंने बताया वहाँ कितना हुआ, एक यहाँ हो गया, और चार क्वेश्चन यहाँ हो गए। टोटल 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिल रहा है। होमवर्क आप लोग कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दैट्स ऑल टुडे।